हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं डीके बालकृष्ण, जिन्होंने 23rd उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में जिसका रिजल्ट अभी आया 22nd रैंक हासिल की है और बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया है। तो बहुत बहुत बधाई डीके बालकृष्ण। थैंक यू और भैया। उसके अलावा आप यहाँ पे आए और हम लोग और मेरे जो ऑडियंस है उनके साथ मुझे उम्मीद है कि जब जो आपसे बात हो रही है इससे काफी गाइडेंस मिलेगा उनको, तो उसके लिए भी थैंक यू। और आप मुझे ये बताइए, जब रिजल्ट आया तो आपको किसने बताया, कैसे पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया और आपका सिलेक्शन हो गया है, और आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहले भैया ऐसा है कि मैं तो गहरी नींद में सोया हुआ था और ऐसा है कि एक बार ही जब कैंडिडेट जो है प्रार्थी एक बार साक्षात्कार दे दे तो फिर तो वो वही सोच में डूबा रहता है कि रिजल्ट आ जाए, कब आए, कल आए। तो फिर वो ओपीएससी का वेबसाइट में चेक कर ही रहा था, वो निरंतर 1 घंटे में 4 बार 5 बार मैं चेक कर रहा था और मैं फर्स्ट होके सो गया था लगभग। और फिर मैं सो गया था और मैं काफी निद्रा अवस्था में था जब मेरे को मेरा एक दोस्त है चिराग, उसका कॉल आया और उसने बोला कि अब मैं आपको सर बोलूं या फिर बाला बोलूं, बाला बोल कर संबोधित करूं। तो फिर हाँ, मेरे को समझ में नहीं आया वो बोल क्या रहा है। मैं अभी भी काफी नींद में ही था उस समय। तो फिर उसने बोला कि मेरा चयन हो गया है और मैंने चूंटी काटी खुद को कि ये यकीन करने के लिए कि ये सच में हकीकत ऐसा है। हो गया है? हाँ, सच में ऐसा हो गया है। और हाँ, हाँ। अच्छा, तो बाला पर मतलब तुम्हें चुटकी काटनी पड़ी खुद को ये यकीन दिलाने के लिए, बट हम लोगों को बहुत पहले से पता था कि मतलब हो जाएगा, मतलब इतना तुम तो कर ही लोगे, मतलब अगर कोई कर सकता है तो तुम तो कर ही सकते हो। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे ऐसी कोई बहुत आश्चर्य की बात ये है नहीं। और मतलब बस ये था कि कब, बस इतना ही है। होगा या नहीं होगा वो ऐसा कोई डाउट था। तो अब मेरी आदत है, मैं पूरे इस इंटरव्यू में तुम्हें बाला ही बोलूंगा। और अरे भैया, तो बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये बताओ कि ऐसी कोई बात जब आपको जब पता चला तो सबसे पहले आपने घर में किसको बताया, फिर उनका क्या रिएक्शन? मैं मम्मी थी घर पे, पापा तो कोर्ट गए हुए थे। राइट। तो कोर्ट से वो आए नहीं थे तब तक। मम्मी थी, मम्मी सो रही थी। तो मैंने मम्मी को माफ कर मम्मी माफी चाहूंगा। मैंने उनको नींद से उठाया और फिर मैंने बोला कि आपका बेटा जज बन गया। अरे वाह। तो तो मेरी मम्मी, वो भी उस समय नींद में ही थी, वो भी समझ नहीं पाई। अचानक मैं उनको उठा रहा हूँ और मैंने बोला, फिर मम्मी काफी खुश हुई। और हाँ, फिर काफी खुशी का माहौल था। फिर तो मम्मी काफी खुश हुई और इतनी अच्छी खुशखबरी के लिए तो नींद से उठना बनता है, जस्टिफाइड है। हाँ। तो उसके लिए मार नहीं पड़ेगी, ऐसा 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 बताना है अगर उसके लिए नींद से उठना है, राइट? जी। सही। अच्छा, तो माला एक और कोई ऐसा कोई वाकया जो याद हो जब ये रिजल्ट आया, तो किसी ने तुमसे ऐसी कोई बात कही हो जो तुम्हें हमेशा याद रहे, मतलब ऐसा जो बहुत हार्ट टचिंग सी बात हो जिसे तुम भूल ना पाओ, थोड़ा सा इमोशनल बात हो जो तुम अगर शेयर करना? ऐसा मैंने मेंस लिखा था। तो मेंस जब मैंने लिखा था तो मैंने मेंस ठीक ठाक लिखा था और मेरे को ये यकीन था कि साक्षात्कार के लिए तो मुझे बुलाया जाएगा। और मेरी मम्मी ने मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर मम्मी ने एक गोल्ड चेन खरीदा था मेरे लिए। अरे और उन्होंने बोला था कि जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मैं तुम्हें पहनाऊंगी। तो फिर मेरे लिए वो मोमेंट बहुत सही था क्योंकि जैसे मैंने बोला मम्मी को, तो मम्मी मुझे वो गोल्ड चेन जो मेरे लिए खरीदी थी, तो वो मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया, उपहार के उपहार दिया। और वो मेरे लिए एक बहुत ही टचिंग मोमेंट था और हाँ, हार्ट वार्मिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। और हाँ, तो यही था भैया। और अच्छा, तो माला आप ये बताओ कि पहले तो उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी जानकारी का अभाव है। तो इसके एक तो आप पैटर्न के बारे में बताओ, क्या पैटर्न रहता है, और जो प्रिपरेशन है वो फिर आपने कैसी की, मतलब प्री, मेंस और इंटर? जी भैया, इसमें भैया प्री में
12 लेजिस्लेशन से 11 पहले हुआ करती थी, अभी तो खैर 12 हो गए हैं। राइट। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अभी जुड़ा हुआ है ओके। और ये बाकी परीक्षाओं से ये इस चीज में डिफरेंट है, क्योंकि बाकी परीक्षाओं में जैसे कि आप अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की परीक्षाएं देखेंगे राइट। तो उधर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों आप देखने को पाएंगे, और वहां पे जबकि आप हरियाणा और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में देखोगे तो वहां पे भी जीके के ऊपर अच्छा खासा रहता है, उधर मार्क्स रहते हैं। एमपी में अगर आप देखोगे तो वहां पे लोकल एक्ट भी आप देखोगे, और एमपी और राजस्थान राइट। उधर भी आप देखोगे लोकल एक्ट वगैरह हैं, ठीक ठाक है। लेकिन उड़ीसा में केवल और केवल सेंट्रल लेजिस्लेशन है, एक स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को उड़िया आती हो और अगर वो बाकी सारे स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो फिर उसको उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे सारे सेंट्रल लेजिस्लेशन हैं जो पूछे जाते हैं। और बाकी मेंस में अगर आप देखोगे, क्योंकि उड़ीसा का पहले जो हाई कोर्ट भी था वो पहले पटना हाई कोर्ट हुआ करता था। ओके। और हाँ, और उड़ीसा और बिहार का मेंस को लेके जो वैकल्पिक विषय है, वैकल्पिक विषय का जो प्रावधान है वो बाकी सारे जुडिशरी में आपको बाकी सारे राज्यों में नहीं मिलेगा। यहाँ पे बिहार और उड़ीसा में काफी सिमिलैरिटी इस चीज पे है कि कुछ कुछ पेपर्स वैकल्पिक होती है जी, ऑप्शनल है, जहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो फिर ये यहाँ पे ही सिस्टम है उड़ीसा और बिहार में। तो मेरा ऑप्शनल था लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी प्रोसीजरल लॉ जो है वो मैंडेटरी पेपर होता है, और लैंग्वेज पेपर जैसे कि बाकी सारे राज्यों में मैंडेटरी होता है, वो इधर भी मैंडेटरी। तो ओडिया का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, और मतलब उसमें क्या मोस्टली पूछा जाता है? ताकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये स्पेसिफिकली कि जो दूसरे स्टेट के लोग हैं अगर वो इंटरेस्टेड हैं उड़ीसा जुडिशियल सर्विसेज में तो उनको एक आएगा जी। तो अगर बाकी कोई दूसरे स्टेट के अगर उड़ीसा जुडिशरी में इंटरेस्टेड है तो उनको बस इसका ख्याल रखना है कि वो आके एक एग्जाम दे दे, क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट एक चाहिए होती है कि आपने 7th स्टैंडर्ड जो है उस लायक आपने ओडिया टेस्ट पास कर दिया है। मतलब 10th क्लास के लायक या 12th क्लास? 7th स्टैंडर्ड के लायक अगर आपने ओडिया टेस्ट पास कर दिया है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। वही चाहिए डॉक्यूमेंट। और आप जो ओडिया आप कितना आपको आता है तो फिर वो लैंग्वेज टेस्ट तो फिर वो खैर मेंस में पूछ ही लेते हैं वो। अच्छा। तो उसमें ओडिया टू इंग्लिश 25 नंबर का होता है, और फिर इंग्लिश टू ओडिया पैसेज जो होता है वो 25 नंबर का है। तो 25-25 50 नंबर का ये टेस्ट होता है। और एक चीज जो मैंने देखी है और जिसके साथ मैं एमपी के साथ ये तुलना करना चाहूंगा, एमपी में जैसे कि 10-15 लाइनें होती हैं हिंदी इंग्लिश, ठीक है, तो फिर उसमें ज्यादा टफ होता है क्योंकि वो पता चल जाता है कि आपने कौन सा लैंग्वेज को सही से ट्रांसलेट किया है नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है ओडिया की, क्योंकि ये पैसेज आता है तो पैसेज में छुप जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड भी नहीं पता तो ये कहीं ना कहीं छुप जाता है। तो अगर केवल मीनिंग कन्वे हो रहा है तो भी हो जाता है, मतलब उतना फिर इशू नहीं हो कि आप एक वर्ड को टेक्निकली आप लिखो ट्रांसलेट। वो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन देखते हैं राइट ज्यादा। राइट। तो ठीक है, उसके अलावा मतलब आपका जो जैसे जब प्री था तो प्री के लिए क्या मतलब क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजी आपकी थी केवल प्री के लिए? पहले तो मेरे को काफी एंजाइटी थी कि तैयारी कहाँ से चालू करें, और ये लगभग मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी है और जो भी प्रार्थी है, जो भी इस जुडिशरी लाइन में आना चाहता है, जो जिसने ठान लिया है, तो वो पहले सोचता है कि मैं चालू कहाँ से करूँ। ये सबको यही प्रॉब्लम, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे दोस्तों को, सत्यम कुमार पांडे, विक्रम थोलिया, मेरे नेशनल लॉ स्कूल के जो दोस्त हैं राजीव कुमार यादव और जय जायसवाल। मैं इनको बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा और ग्रेटिट्यूड है
कि उन्होंने मेरे को बहुत ही सही डायरेक्शन दिया कि आपको कैसे तैयारी चालू करनी है, आपको बैरक पे अच्छा कमांड पकड़ना है। देखिए, बोलना आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। तो आप शॉर्ट रूट तो कोई है ही नहीं, आपको बैरक के ऊपर अच्छी पकड़ रखनी है, कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ना केवल ये प्री के लिए पर आपको मेंस के लिए भी ये बहुत सहयोग करेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा आपको ये करके फिर एमसीक्यू जितना आप प्रैक्टिस करोगे राइट। उतना बेहतर आपके चांसेस हैं कि आप क्लियर करोगे। और एमसीक्यू के लिए उन्होंने मेरे को बुक सजेस्ट करी है परीक्षा मंथन की, ओके। सामर्थ अग्रवाल जी, परीक्षा मंथन। और ये यूपी बिहार के लिए भी बहुत, मुझे लगता है उसी के अराउंड सेंटर्ड है ये बुक। तो अभी तो खैर यूपी में भी वैकेंसी आ चुकी है जी। तो मेरा अनुरोध है कि जो अगर यूपी के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं तो वो इस बुक का सहयोग ले। बिल्कुल। तो बाला, एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं अपने दोस्तों का नाम लिया, सत्यम का और बाकी सबका, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो स्कूलिंग और जो कॉलेज हुआ, थोड़ा सा विषयांतर करते हुए, वो कहाँ से हुआ और वो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस? मैंने 10th स्टैंडर्ड तक डालमिया विद्या मंदिर राजगंगपुर से पढ़ा है। राजगंगपुर मेरा होम टाउन है, तो मैंने 10th स्टैंडर्ड तक वहीं से पढ़ा। उसके बाद मुझे ह्यूमैनिटीज लेना था, तो ह्यूमैनिटीज के लिए मैं डीपीएस राउरकेला से मैंने ह्यूमैनिटीज करी। और 11th 12th जो मैंने डीपीएस राउरकेला से करी, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेप रहा कि मेरे को आगे करना क्या है। सोशल साइंसेस के ऊपर मेरी रुचि, मेरी रुझान हर समय से रही है, पर ह्यूमैनिटीज में आके और जिस तरीके से मुझे सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिला है डीपीएस राउरकेला से, वो मेरे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक था मेरे को आगे मेरे फ्यूचर के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये आगे जाके मुझे लॉ में भी हेल्प करा है इसने, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मुझे बहुत हेल्प किया है। तो ये मेरा एक मैसेज भी है कि जो अगर 10th के बाद अगर स्ट्रीम्स की सोच रहे हैं, तो साइंस ही केवल वो स्ट्रीम नहीं है जो आपको सक्षम बनाती है, और आर्ट्स या कॉमर्स जैसा आपका इंटरेस्ट है वो भी कोई कम नहीं है। और अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स या कॉमर्स में है तो बिल्कुल आप उसको लें। साइंस के पीछे अंधाधुंध मत दौड़िए, साइंस भी बहुत अच्छा स्ट्रीम है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए, मेरा मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बाला, मैं इस बात मतलब मैं भी इसको जोड़ना चाहूंगा। और ये एक्चुअली मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने साइंस ले ली है तो ऐसा माना जाएगा कि वो पढ़ाई में तेज है, अगर उन्होंने कॉमर्स ले ली है तो वो उतने अच्छे नहीं है, और अगर आर्ट्स ले ली है तो मतलब उनको अपने आप बोलते हैं ना गधा, तो उनको सोसाइटी में गधा कंसीडर किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, हर उस फील्ड में अपार संभावनाएं। और मतलब पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं खासतौर पे ये बोलना चाहूंगा कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है आप उसमें पढ़िए, और उसमें आप अगर अच्छा करेंगे तो बहुत संभावना है, ऐसा नहीं है किसी में स्कोप नहीं। पर हाँ, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपने साइंस ले ली क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं था, तो उसके बाद आप क्या, आप फेल हो जाएंगे कॉलेज में, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, फिर वो जो विशियस सर्कल है वो कंटिन्यू रहेगा और उससे लाइफ में आपकी फ्रस्ट्रेशन ही होगा, कोई बहुत फायदा नहीं है। तो बाला हमारे सामने एग्जाम्पल है, उन्होंने ह्यूमैनिटीज से पढ़ा और आज वो जज हैं। तो अब बताइए, क्या कोई ऐसा लॉस हो गया कि बाला ने अगर साइंस ले ली होती तो बाला ने कुछ ऐसा कर लिया होता जो अभी वो नहीं कर पाए? तो उनका इंटरेस्ट था और आज उनको सफलता मिली। तो बस ये स्टोरी है, और ये स्टोरी मतलब आपके लिए मेरे हिसाब से काफी होनी चाहिए समझने के लिए कि स्कोप हर जगह है, बस आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट है, तो फालतू का कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। राइट, तो बाला अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताओ। कॉलेज में भैया आपसे मेरे को इंटरेक्ट करने का मौका मिला, और मैं ये भैया के बारे में बता दूं कि भैया ना केवल पढ़ने में अव्वल थे, बल्कि उनको क्रिकेट में भी काफी रुचि थी, ऑलराउंडर रहे। भैया स्पिन करवाते थे, भैया भैया मिडिल ऑर्डर से खेलते थे, टॉप ऑर्डर से वन डाउन जाता था, और मीडियम पेस बॉलर थे भैया, और फील्डिंग भी काफी सही करते थे। तो भैया क्रिकेट में
और फिर पढ़ाई में तो खैर अव्वल थे ही। तो ऐसे सीनियर मुझे मिले, मेरे इमीडिएट सीनियर ही है ये। तो फिर मैंने भी देखा इन्हें, मैं बहुत प्रेरित रहता था इनसे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि महज पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, और बच्चों को एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए थोड़ा डायनामिक होना पड़ता है। मूड में, डिबेट में, मॉक ट्रायल होना, मॉक ट्रायल में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप इस सब चीज में एसोसिएटेड होगे, उतना आपका पर्सनैलिटी डेवलप करेगा। और स्पोर्ट्स अगर कोई खेलता है तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स भी बहुत चीज सिखाती है। मेरा ऐसे जब मैं कॉलेज आया था तो मैं केवल शतरंज ही खेलता था, लेकिन कॉलेज में आकर मैं बैडमिंटन के ऊपर मैंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, और फॉर्चुनेटली विशाखापट्टनम में मेरा एडमिशन हुआ। और आंध्र प्रदेश जो है वो बैडमिंटन का हब है, वहाँ बच्चा बच्चा जो है वो बैडमिंटन उनको बहुत प्रिय है। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरे को विशाखापट्टनम में एडमिशन मिला और मेरे को बैडमिंटन से मेरी मुलाकात हुई। आज बैडमिंटन मैं चेस से ज्यादा प्रेफर करता हूँ खेलने के लिए। बिल्कुल, और चेस में तो तुम चैंपियन थे यार, मतलब चेस तो बहुत अच्छा खेलते थे, कंपटीशन वगैरह में काफी अच्छा करते थे। ठीक ठीक खेल लेता हूँ कभी। और ये तो मॉडेस्ट और मैं अभी बाला ने नाम नहीं बताया कॉलेज का, वो विशाखापट्टनम बताया तो हम दोनों ही बीएसएनएलयू विशाखापट्टनम से, दामोदरम सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से। तो जैसा कि बाला ने बोला कि मुझसे इंटरेक्ट करके अच्छा लगा, तो ठीक है, पर मुझे भी बाला से बात करके, और शुरुआत से बाला मेरे इमीडिएट जूनियर थे एक, तो हम लोगों का लगभग 4 साल हम साथ थे, तो काफी अच्छा इंटरेक्शन था और मुझे भी उतना ही अच्छा। तो बाला, अब हम वापस आते हैं कि प्री की तैयारी के लिए तो आपने मेनली बोला कि हमें बैराक पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए, और जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और उसके अलावा उनको एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए, तो ये पता लग जाता है कि भाई किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा वाला मेंस के लिए किन खास चीजों पे ध्यान? जी, तो मेंस के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी जैसे जुडिशरी के लिए जो देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप दिल्ली और हरियाणा के लिए देख रहे हैं, या फिर कोई भी एनी अदर जुडिशरी के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो आप एक बार पैटर्न के ऊपर नजर घुमाइए। आप कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप रखिए, जो कि मुझे लगता है कमीशन के वेबसाइट से मिल जाता है, तो आप वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, आप देख लीजिए 10 साल का पैटर्न क्या रहा है। आप उसके लिए 2-3 दिन, भले 2-3 दिन खर्च हो, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो सही बननी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी का खेल है। तो आप देखिए पैटर्न कैसा है, क्या वो बैराक से पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे एमपी राजस्थान में वो बैराक से पूछते हैं, दिल्ली हरियाणा में तो बैराक दे देते हैं, ठीक है आपको। तो फिर आपसे ये उम्मीद नहीं है कि ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या लिखा है, तो आपको बैराक नहीं उतारना है, क्योंकि बैराक तो आपको मिल ही जाता है। बिल्कुल। तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे आंसर करनी है, केस लॉ ओरिएंटेड फिर एग्जाम हो जाता है वो। तो उसी तरीके से जैसे मैं उड़ीसा के बारे में बताता हूँ, तो उड़ीसा में क्या है कि क्वेश्चंस नॉर्मल ही आते हैं, थियोरिटिकल ही आते हैं, बस ये एक चीज रहता है कि बहुत ही लेंथी होता है। तो आप जितने टेस्ट सीरीज करो, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, उतना बेहतर होगा आपके लिए, उतने बेहतर चांसेस होंगे आपके मेंस में आपको ज्यादा अंक अर्जित करने के लिए, उतने बेहतर आपके चांसेस होंगे। ओके, तो बेसिकली बाला, मेंस के लिए मैं आपकी बात से ये कंक्लूड करूं कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज द की, एक तरीके से, और मतलब एक स्ट्रेटजी के साथ, मतलब हार्ड वर्क ही नहीं, स्मार्ट वर्क करते हुए आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप 10 इयर्स के क्वेश्चन निकालिए, पैटर्न समझिए, उनके आंसर्स लिखिए, और कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना भी एडवाइजेबल रहता है। वो कितना हेल्प करती है एक टेस्ट सीरीज? देखिए, मैंने ऐसे तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता तो शायद मेरे मेंस के मार्क्स और बेहतर हो सकते थे, क्योंकि हमें हर समय ये देखना है कि हम लोग कहाँ और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं ये मेरे तरफ से गलती हुई कि अगर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता शायद मेरे मार्क्स और बेहतर होते, मेरी रैंक और बेहतर होती। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते तो पहला फायदा ये होता है कि आप जो कम समय है उस पर आप पकड़ बना लेते, क्योंकि ठीक है कम समय में मेरे को ज्यादा लिखना है, तो उसमें आप निपुण हो जाते हैं। प्लस जितनी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप उसको पेन डाउन करते तो आप
क्योंकि आप जब पेन डाउन करते हैं तो आपको लगता है कि आपने सब लिख लिया, लेकिन काफी सारी चीजें आप भूल जाते हैं या छूट जाती है आपसे। बिल्कुल। तो फिर वो चीजें आप रिव्यू कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज लेना एक इस चीज से भी की जा सकती है, ये चीज भी देखी जा सकती है, चीजों को मद्देनजर रख के टेस्ट सीरीज। और शायद मेरे हिसाब से आपका माइंड उस हिसाब से प्रोग्राम हो जाता होगा कि आपने क्वेश्चन देके आप तुरंत आंसर लिख सकते हो, आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं रहती होगी। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या फिर अगर आपने आंसर राइटिंग की है तो एग्जाम में शायद फिर उस फ्रंट पे भी थोड़ा सा आसानी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बाला अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू की क्या स्ट्रेटेजी थी, मतलब इंटरव्यू के लिए क्या कोई खास तैयारी की थी या बस आप पर्सनालिटी टेस्ट समझ के आप जैसे हैं वैसे चले गए, आपने कोई खास तैयारी नहीं की मॉक इंटरव्यू? क्या आपकी इंटरव्यू के लिए भैया मैं खुद को काफी भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से है। तो फिर और इसीलिए भी कि और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन थी नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर से। तो वहां पे क्या हुआ, जो क्राउड है, तो वो जो जुडिशरी वाले क्राउड है वो ऑलरेडी इंटरव्यू में बैठ के आ चुके हैं। तो जिनका अभी फ्रेश एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे बेहतर गाइड कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मेरे जो भी यहाँ ग्रुप्स के मेंबर्स थे, तो फिर मैं उनको बोल दिया था कि आप मेरा इस समय मॉक इंटरव्यू ले लेना। तो कम से कम पैनल में 5-6 दोस्त हैं, जो कि किसी ने राजस्थान का दिया है, किसी ने हरियाणा का दिया है, किसी ने दिल्ली का दिया है, मध्य प्रदेश का दिया है। तो फिर वो सारे पैनल मिलकर मेरे से प्रश्न पूछते थे सब्जेक्ट वाइज, कभी क्रिमिनल लॉ पे, कभी सिविल लॉ पे, कभी करंट लीगल अफेयर्स पे, कभी मेरे बायोडेटा पे। तो फिर ऐसे करके मैं सत्यम, विक्रम, जय, राजीव, इन सबका बहुत मुझे फायदा मिला है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने भी ज्वाइन करी थी इंटरव्यू के लिए, लेकिन उसका खास मुझे कुछ नहीं असर हुआ जितना मेरे दोस्तों ने मेरे लिए किया है। तो मैं ये इंटरव्यू में जितने भी आज मैंने अंक अर्जित किए हैं, उसका सारा श्रेय मैं अपने दोस्तों को और उनके साथ जुड़े वो सेशंस को देना चाहूँ। क्या बात। तो ये बेसिकली आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि बाला जो तरीका बता रहे हैं बहुत एक अच्छा तरीका है, और ये कितना एक ये चीज भी दिखाता है कि अगर आपके जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं तो आपको कितनी हेल्प हो सकती है लाइफ में, कितनी कंस्ट्रक्टिव चीजें आप साथ में कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, पर उससे ज्यादा फायदा हुआ उनके दोस्तों के थ्रू, जब पैनल बना के आपस में डिस्कशन किया। तो ये एक फायदा होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा ग्रुप होता है, एक अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप होता है, तो आप सब भी इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम की हर स्टेज में आई एम श्योर वो आपको मदद। तो बाला ये तो हुए इंटरव्यू की बात, पढ़ाई की बात, पर मैं ये जानना चाहूंगा अब मैं इसमें थोड़ी सी कुछ अलग बातें भी करना चाहूंगा इस इंटरव्यू में, क्योंकि ये बात लगभग कोई करता है कि स्ट्रेटेजी क्या थी और इसके बारे और ये सारी चीजें लोगों को पता चली जाती है वन पे। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब अपन ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएट होने से लेके मान लीजिए आप अभी जज, तो ये जो जर्नी होती है ये जर्नी थोड़ी लंबी भी होती है, अनसर्टेन भी होती है, आपके ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रेशर होता है क्योंकि आपका कॉलेज पूरा हो गया होता है। तो उन सारी चीजों को कोप अप कर पाना, मतलब पढ़ाई एक पार्ट है पर पढ़ाई एक छोटा सा पार्ट है। पढ़ाई अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कर लो, पर बाकी जो स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ, तो उन पेशेंस रखना, जैसे कोविड का दौर आया उसमें एग्जाम्स बहुत डिले हुए, और उसके अलावा फिर वो 4 रिश्तेदार तो सबके घर में होते ही हैं जो पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उनसे डील करना। तो ये सारी चीजों के बारे में बताओ कि ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनका कुछ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनका नहीं निकला है, वो लोग डीमोटिवेटेड है, तो उनको किस तरह का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए और कैसे सेव। जी भैया देखिए, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ही हूँ आता, तो और अधिकांश जितने भी मध्यम वर्गीय इंडिया से मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, 1-2% को छोड़ के जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के जो भी लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं जो मैंने देखा है, और एक तो ये भी रहता है कि मार्गदर्शन करने के लिए घर में लोग कम है, तो आप जो है दोस्त से जानकर कि क्या करना है, आगे क्या करना है, बहुत अनिश्चितताओं का खेल है। क्योंकि देखिए जब मैं ग्रेजुएशन किया, मेरी दीदी जो है वो एनयूजे से पास आउट है, तो उन्होंने अमरचंद में कुछ
समय उन्होंने नौकरी करी थी और वो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस काफी डिस्टॉर्टेड रहता है वैसे टीयर 1 लॉ फर्म में। तो बिल्कुल। फिर मुझे ये पता था कि टीयर 1 लॉ फर्म में जाना नहीं है, कॉर्पोरेट में मुझे नहीं जाना है। मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किस फील्ड में जाना है। बिल्कुल। तो कहने को ये मेरे से घर वाले पूछते थे कि तुम्हें क्या करना है, तो मैं ये कहता था कि ये तो मुझे नहीं करना है। तो फिर वो ये पूछते थे तुम्हें करना क्या है फिर? तो मैं कहता था कि मुझे पता नहीं है, फिलहाल तो मैं मास्टर्स करूंगा। तो इसी अनिश्चितताओं में मैंने मास्टर्स करी नेशनल लॉ स्कूल, जी एलएलएम करी। और मैं खुद को काफी भाग्यवान मानता हूँ कि मेरी रैंक जो है वो सही आ गई और मैंने नेशनल लॉ स्कूल से। कितनी रैंक आई थी तुम्हारी, सबको बताओ, हम्बल नहीं बनना। मेरी रैंक जो है वो 77 आई थी। क्लैट पीजी में 77 रैंक आई थी और आपको नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में वहां से जी। तो फिर वहां से जब मैंने एलएलएम किया तो फिर वहां पे फिर और बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला और स्पेशली वहां पे एलएलएम में जुडिशरी क्राउड मुझे बहुत अच्छा मिला। क्योंकि वहां पे उस समय जब क्राउड आया था तो राजस्थान मेंस बहुत लोग क्लियर करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। उस समय वो क्राउड आया था तो उनसे मैंने बात करी, प्रेरित हुआ मैं। वहां से मुझे पता चला कि कैसे क्या करना है, क्योंकि जुडिशरी सदैव मेरे बैक ऑफ द माइंड में था, या तो एकेडमिक्स या तो जुडिशरी, मैंने ऐसे सोचा था। तो फिर वहां से उनसे बात करी, उनसे काफी आइडिया मेरे को जानने को मिला। लेकिन फिर अभी भी मैं असमंजस में था कि कौन सी राह मैं चुनूं। तो फिर मैं फॉर्चुनेटली मैंने नेट लिखा था उस समय, तो नेट मेरा क्लियर हो गया था और फिर मैं कैंपस प्लेसमेंट मेरे को मिल गया। तो फिर मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैं ज्वाइन किया मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी। फिर वहां पे मैं गया तो बच्चों से इंटरेक्ट किया। मेरे को एकेडमिक्स में मेरा दिल भी बहुत लगा रहता था। लेकिन फिर वहां से मैंने चीजें देखी एकेडमिक्स में क्या है कैसा है। लेकिन फिर वहां से फिर मेरा मन बना कि मैं जुडिशरी में जाऊं। और फिर मैंने जब आपने डिसाइड किया कि अब से जुडिशरी की प्रिपरेशन भैया ये लगभग मैं 2021 में मैंने तय कर लिया था। जनवरी फरवरी के अराउंड मैंने ये तय कर लिया था कि अभी मुझे जुडिशरी में जाना है। तो मैंने त्याग पत्र दे दिया, मैंने त्याग पत्र अपना दे दिया और उसके बाद मैंने जुडिशरी की तैयारी करी। लगभग 1 साल का ये सफर था जब मैंने त्याग पत्र देके जुडिशरी के लिए तैयारी करी और उसके बाद ये आया ओजेएस का रिजल्ट आ गया जिसके लिए मैंने तैयारी वगैरह करी। तो अच्छा, जब रिजाइन किया तो उस टाइम दिमाग में क्या थॉट थे, और रिजाइन करने के बाद जब घर में थे तो क्या दिमाग में आता था कि यार अभी मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तब क्या? मतलब इस तरह के क्या कोई थॉट्स आते थे या आप क्लियर थे कि नहीं, बिल्कुल आते थे भैया। ये सोच तो बिल्कुल रहती थी। मैं ये सोचता था कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। वो मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता था। बहुत दिन ऐसे होता था कि मैं जब सोया हूं तो केवल पंखे को देख रहा हूँ, सीलिंग को देख रहा हूँ, सीलिंग को ताड़ रहा हूँ। कभी कभी मैं बेरैक खोलूं तो फिर बेरैक खोल तो बुक्स में खोल दूं, लेकिन पूरा दिन निकल जाता था ये रेट्रोस्पेक्ट में कि क्या मैंने सही किया है, क्या मैंने सही फैसला उठाया है, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए थी या छोड़ देनी चाहिए थी। क्योंकि उस समय जो मैं एकेडमिक्स में था वहां पे मैंने 1 साल भी पूरा नहीं किया और ये बहुत ही एक तरीके से रिकॉर्ड में बहुत गंदा दिखता है। क्योंकि अगर मैं और कभी सोचूं कि मुझे जुडिशरी नहीं करना है, मुझसे नहीं क्लियर हुआ और मैं कहीं और अप्लाई करूं तो वो रिकॉर्ड देखेंगे कि आपने 1 साल भी यहाँ पे जॉब नहीं करी, आपने 10 महीने में क्यों छोड़ दिया। सबसे पहला प्रश्न तो उनका ये रहेगा। तो ये भी मैं सोचता था कि मैंने 10 महीने जॉब करके फिर जॉब छोड़ दी मैंने। तो ये चीज रहती थी और फिर ताने तंज तो कसते रहते थे। मैं परचून की दुकान गया, परचून की दुकान वाले को जानना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैंने जॉब क्यों छोड़ दी। सही बात। हाँ, तो जिनका कोई लेना देना नहीं है वो तंज कसे। लोग 4 चीजें बोलेंगे ही, रिश्तेदार हैं वो 4 चीजें बोलेंगे ही। तो उस समय कह देना बहुत आसान है कि आप इनको डिसरिगार्ड कर दें, क्योंकि मैं डिसरिगार्ड नहीं कर पाया था। मेरे दिल पे चुभती थी ये बातें। सही बात।
तो महज आपकी बातों, ये मैं उन प्रार्थियों को भी कह रहा हूँ कि जो जुडिशरी की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये बातें चुभेंगी भी। तो लेकिन ये सबको साइड में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है। और एक चीज मैं जिस पे गौर फरमाना चाहूंगा वो ये है, जैसे कि अभी मैंने देखा कि सारे लोक सेवा आयोग, जैसे कि ओडिशा लोक सेवा आयोग ने बहुत ही जल्दी तो मतलब लगभग ऑन टाइम उन्होंने सब रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश करी है, लेकिन काफी सारे लोक सेवा आयोग सही समय पे वो लोग रिजल्ट पब्लिश नहीं करते या फिर टेस्ट नहीं करवाते। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी मानसिकता के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। सही बात। एक एग्जाम नोटिफिकेशन आया है 4-5 साल के बाद आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये 4-5 सालों में वो कंसिस्टेंटली वैसे पढ़ाई करें, वो उम्मीद रखना उनसे, क्योंकि इंसान है, रोबोट तो है नहीं। तो इसके लिए जो धैर्य बांध के रखते हैं उनको मेरा शत नमन, और होना भी चाहिए, और एंड दे शुड फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि वो कंसिस्टेंट हैं और यूनिफॉर्म है और डगमगाते नहीं हैं। और ये मेरा मैसेज भी है उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि अपना पेशेंस बांध के रखे हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग। राइट। ये मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आपने बोली, ये लोगों को, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी वजह से उनका नहीं हो पाया, उन लोगों को काफी हेल्प करेगी। तो बाला, क्या जब आप जॉब कर रहे हैं तो क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं कर सकते थे? क्या जॉब के साथ प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो क्या उस बारे में कुछ आपका ओपिनियन है या कुछ आप बताना चाहें? एक चीज तो जॉब के साथ बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। एक जो मेरे साथ पर्सनल ट्रेजेडी ये हुई थी कि मैं खेलने वगैरह का मैं बहुत आदी, तो फिर, और मैं बैडमिंटन बहुत खेलता हूँ, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि जिम जाने से स्मैश का पावर बढ़ता है, और फिर एजिलिटी एक्सरसाइज भी मैंने प्रारंभ कर दी थी जिम में। तो एक हादसा मेरे साथ ये हुआ था कि मैं सवेरे जिम गया था और फिर शाम को फिर मैं वापस फिर खेलने चले गया बैडमिंटन। रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को, और खेल का जोश है, मैंने सोचा कि मेरा बॉडी, अभी तो मैं यंग हूँ, ये सब क्या ही होता है। तो मैं केयरलेसली सुबह गया था जिम और शाम को मैं चले गया बैडमिंटन खेलने के लिए, जिस वजह से मुझे मसल टीयर हुआ था, और मसल टीयर अच्छा खासा था। तो मतलब मैं हाथ भी नहीं उठा पाता था, वो भी मेरे राइट हैंड में हुआ था। और मथुरा जो है वो मेरे घर से बहुत दूर है, मैं उड़ीसा का हूँ और मथुरा में मैं रहता हूँ। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, क्योंकि मुझे रिहैब चाहिए था, मुझे प्रॉपर डाइट चाहिए था, और सही से मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, मेडिकल असिस्टेंट। उसके साथ साथ जॉब को हैंडल करना और तैयारी, इस वजह से भी मैंने जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब में पकड़ी नहीं। लेकिन तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, राइट? ठीक है। तो बाला, ऐसी कोई बात जो आप इस इंटरव्यू के आखिरी में अभी बोलना चाहोगे जो भी लोग हैं उनसे, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं खासतौर पे, जिससे उनकी कोई मदद हो, कोई भी ऐसी बात जो आप बोलना चाहो, फ्री। एक चीज जो मुझे लगता है मैं मिस आउट कर दिया था इंटरव्यू को लेके। जो मेरा इंटरव्यू पड़ा था वो मैक्सिमम जो मेरे से प्रश्न पूछे गए थे लगभग आउट ऑफ सिलेबस थे। ओके। तो जो इंटरव्यू के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं उससे ये अनुरोध करता हूँ कि जो आपका इंटरव्यू हो रहा है वो आपका नॉलेज चेक करने के लिए आपसे पूछा नहीं जा रहा है सवाल। बहुत बारी ऐसे होता है कि आपसे जो है करेक्ट का उन्होंने पूछ लिया आउट ऑफ टोटली अनरिलेटेड मैटर। राइट। हो सकता है यस बाला। हाँ, आप हो सकता है कि शायद वो आपके सिलेबस से मेल जोल भी नहीं खाता होगा। तो वहां पे आपको परेशान नहीं होना है, हैरान नहीं होना है। आप वहां पे कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप अगर आपसे पूछ लिए सवाल, वैसे पूछ लिए गए, तो आपको फिर परेशान नहीं होना है। और अगर आपको नहीं आता तो आप बोल दीजिए नहीं आता, और स्विच करें दूसरे क्वेश्चन को।
आप अच्छा, वहां पे परेशान, ये मेरा एक तो मतलब अगर जो जो लोग हैं ये सोच के जाते हैं कि नहीं मुझे हर क्वेश्चन का आंसर देना है और बिल्कुल। अदरवाइज मेरा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाओ और उसके बाद भी आपका हो, राइट? बिल्कुल। एक चीज़ ये भी है कि लोगों को लगता है जिस तरीके से हम लोग के कॉलेज में यूनिट टेस्ट होते हैं कि बिल्कुल। 20 क्वेश्चंस है तो 20 से 20 स्कोर किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू है वो कोई यूनिट टेस्ट नहीं है, उसको बहुत जगह पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो आप किस तरीके से इन प्रश्नों को डील करते हो, तो वो ये चीज़ भी देखते हैं, जो वहाँ पे साक्षात्कार में बैठे होते हैं, राइट। देखने के लिए। अच्छा, तो बाला इसके बाद आप मुझे आप ही बताओ आपकी कोई एक ऐसी हॉबी क्या है जो आजकल आप परस्यू कर रहे हो? मैंने सुना आपको हिंदी लिटरेचर का बहुत शौक है और आप उड़ीसा के हो और उसके बाद आप हिंदी लिटरेचर में बहुत दिलचस्पी रखते हो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में। तो उसके अलावा भी कोई ऐसी बात जो आप लोगों को बोलना चाहो लिटरेचर के बारे में, अपनी भैया हॉबीज आपकी के बारे वीडियो में? नहीं आ रही। वो आ जाएगी। भैया आवाज आ रही है? हेलो? हेलो, हाँ भैया आपकी आवाज आ वीडियो रही नहीं आ रही है। है? ओके। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी कोई हॉबी के बारे में बताना चाहो आखिरी में, या लिटरेचर, मैंने सुना है हिंदी लिटरेचर का बहुत शौक है, तो उसका कोई फेवरेट राइटर या ऐसी कोई चीज? मुंशी प्रेमचंद मुझे बहुत पसंद है, उनकी रचनाएं मुझे बहुत पसंद है। बचपन में मैंने ईदगाह पढ़ी, अरे वाह। ईदगाह, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, राजा हरदौल, बूढ़ी काकी, हाँ। तो ये सब मैंने पढ़ा है। और ये सब मैंने उस समय कहानी के तौर पे पढ़ा था। आज जबकि मैं एक न्यायाधीश के पद में जब मेरी नियुक्ति होने वाली है, तो आज सबसे एप्ट जो मेरे सिचुएशन पे लगती है वो है पंच परमेश्वर। तो वो मेरी फेवरेट कहानी है और उसके जो मूल और सिद्धांत है जो कि आज जुडिशरी एथिक्स रूल्स में पाए जाते हैं, वो उस समय उनके प्रेमचंद ने उस समय सोच के लिखा था, जबकि उनके जुडिशरी को लेके कोई मतलब मेल जोल भी नहीं है, कतई नहीं, उनका लॉ से कोई संबंध ही नहीं था। कोई लॉ से संबंध नहीं है। लेकिन जो उन्होंने लिख रखा है वो आज भी, मतलब उस समय मैंने पढ़ा था लेकिन आज उसका असल जो मीनिंग है, इंटरनलाइज करने के लिए जो मीनिंग होती है, वो आज, अभी खैर मैं रंगभूमि पढ़ रहा हूँ, अरे रंगभूमि पढ़ रहा हूँ, तो वहां से भी काफी चीजें जो है वो मेरे को आज भी एस्टोनिशिंग लगती है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1897 का भी उधर रेफरेंस है अच्छा। रंगभूमि में। अच्छा। और काफी चीज ये काफी वहां पे जो इंटरेस्टिंग भी सामाजिक संगतियां आज जो हमें पाई जा रही है, वो मुंशी प्रेमचंद ने उस समय लिख दी थी। है। राइट। तो हाँ, तो हिंदी साहित्य में मुझे बहुत रुचि है, रुझान है हिंदी साहित्य को लेकर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो बाला इसी नोट पे हम आज की बातचीत खत्म करते हैं। और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब मेरा फोन भी जवाब दे गया है, तो मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो आज की बातचीत अपन यही खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन मिलते रहेंगे, ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको गाइडेंस चाहिए और जो हमारा प्लेटफॉर्म इसलिए जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको अपन थोड़ा बहुत जो भी गाइड कर सकते हैं हम करें। So thank you so much Bala for joining us and we wish you a great future as a judge। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तुम सिविल जज के तौर पे सिलेक्ट हुए और मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिर मैं एक दिन जब आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज हो तभी दोबारा मिले अपन और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू।